दैट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सो लास्ट टाइम जो है वो हमने सेंटर पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the important points, that is basically median, quartile, deciles as well as percentiles. ओके ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने मीडियन को जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ सेंटर पॉइंट. बेसिकली जो क्वार्टर डिसाइल और परसेंटाइल है, दे आर कमिंग फ्रॉम द मीडियन फैमिली. हम इसको मीडियन फैमिली में से क्यों कहते हैं, क्योंकि मीडियन जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ पोजिशनल एवरेज, जो कि आपको डाटा की एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पोजीशन बताती है, जिसके लेफ्ट साइड पे भी 50% वैल्यूज है और राइट साइड पे भी 50% वैल्यूज. अब अगर हम चाहें कि इंस्टेड ऑफ कि मुझे एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नंबर निकालना है, मुझे कोई अदर पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट तरह की पोजीशनल मेजरमेंट्स अवेलेबल है, व्हिच इज द क्वार्टाइल्स, वी हैव डिसाइल्स, वी हैव परसेंटाइल्स. जब हम क्वार्टाइल्स को यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर ये लाइन जो है वो आपकी डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम अपने इस डेटा सेट को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दैट इज Q1 एरिया यू कैन से. सो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली Q1, और ये सारे का सारा Q1 का एरिया. दिस इज Q2, और ये सारे का सारा जो है वो Q2 एरिया. दिस इज Q3, एंड दिस इज द एंटायर एरिया इज फॉर द Q3. ओके, सो बेसिकली क्वार्टाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज Q1, Q2 as well as Q3. So this is portion number 1, portion number 2, portion number 3 as well as portion number 4. So quartiles basically quarter से निकले हैं, that mean हम अपने जो है वो डेटा सेट को 4 portions में डिवाइड करते हैं. ओके, सो जो Q1 है, इसका क्या मतलब है कि दैट इज 1/4 पोर्शन, दैट मीन 25% ऑफ द डेटा सेट. सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें कि Q1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो Q1 को कैलकुलेट करने का तरीकेकार जो है, दैट इज जो फॉर्मूला है Q1 का, विच इज n+1 डिवाइडेड बाय 4 into tth वैल्यू. ओके, into a tth वैल्यू. जबकि अगर हमने Q3 निकाला है, सो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 3 into n+1 divided by 4 into tth value. So that is a Q3. ठीक है जी. और जो Q2 है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 would be equal to 2 into n+1 divided by 4 into tth value. So that is basically the Q2. So अगर हम देखें, so अगर मैं 2 को इससे कैंसिल कर दूं, so basically ये जो Q2 है, that is exactly the median के equivalent होता है. So आप जो है वो Q2 को कह लो कि which is equal to the median. Okay, so जो median का आंसर होता है वही Q2 का आंसर होता है. So that mean कि जो हमने मेनली कैलकुलेट करना है, which is Q1 as well as Q3 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. क्योंकि जो क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल है ये मीडियन फैमिली में से है, और मीडियन में हमने कहा था कि अगर आपने किसी भी डेटा सेट का मीडियन निकालना है, सो यू नीड टू अरेंज द डेटा फर्स्ट. सो दैट मीन कि अगर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल भी निकालना है, तो आपने सबसे पहले डेटा सेट को अरेंज करना है. ओके, सो अरेंज हम क्या कर रहे हैं, मीन दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज कर रहे हैं. सो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, देन वी हैव 9, 9, 9 as well as 10 and then 11. So we have this 6 numbers. और मुझे Q1 निकालना है, so Q1 कैसे हम निकालेंगे, the formula is n+1 divided by 4 tth value. Okay, so tth value. So n हमारे पास is 6 plus 1 करोगे 7, so 7 by 4 tth value, right? So that means this would be 1. जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 75 tth वैल्यू. ओके, सो अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 1.7 आ जाएगा. अब जैसे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो यहाँ से जो है वो मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर बेसिकली आइडेंटिफाई करना, मीन पर्टिकुलर पोजीशन. सो वो जो 1.75 का मतलब ये है कि ये जो नंबर लाई करेगा वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के कहीं दरमियान में लाई कर रहा होगा. ठीक है,
सो अब मुझे वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कैसे मैं कर सकता हूँ, वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन से पहले वाला नंबर है विच इज फर्स्ट वैल्यू, और यू कैन से द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डेटा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेटा विच इज 0.75, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, सो जो फर्स्ट एंड नेक्स्ट नंबर है, सो दैट इज अ सेकंड नंबर, मीन second number, or you can say the second value of the data minus first value of the data. Okay, so that is the first value of your data set. So हमारे पास actual data set के अंदर after arranging जो first value है वो क्या है जी 8 plus 0.75, और जो second value है वो क्या है, that is 9 minus first value क्या जी 8. So that means 8 plus 0.75 आ जाएगा, क्योंकि 9 minus 1 is 1. So the answer is 8.75. So that means Q1 is equal to 8.75, which would be like approximately over here 8.75. अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें? So अगर मैं ये कहूँ ये 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हम Q1 को इंटरप्रेट कर सकते हैं एटलीस्ट 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8.75 या उससे कम है, या हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8.75 या उससे अबव। क्लियर जी? ओके, सो सेम इज द केस कि हम Q3 भी निकाल सकते हैं। सो Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या था? दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड क्वार्टर, ठीक है। सो थर्ड क्वार्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 3 into n+1 tth value. Okay, so this is the tth value divided by 4. So which mean 3 into, so n के 6 plus 1 7, so 7 divided by 4 into tth value. Okay, so that means 21 divided by 4. So हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5.25 tth value, right? So which mean कि हमारे पास 5.25 का क्या मतलब है कि जो थर्ड क्वार्टाइल है वो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू के कहीं दरमियान में लाई कर रहा होगा। सो अगर मैं दोबारा से डाटा को अरेंज करूं तो मेरे पास था डाटा 8 9 9 9 10 एंड 11। सो फिफ्थ और सिक्स नंबर कौन सा? दैट इज 10 एंड 11। सो इसके इनके यहाँ पे कहीं पे वो नंबर लाई कर रहा होगा। सो मुझे अगर वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना है, हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट वन? दैट इज अगेन फ्रैक्शन से पहले वाला डिजिट, दैट इज द फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, फिफ्थ वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट विच इज इन दिस केस इज 0.25, ओके। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा जी? सिक्स नंबर इज 11 माइनस फिफ्थ नंबर दैट इज 10, और फिफ्थ नंबर जो था वो 10 था, 0.25 multiplied by 1 is the answer is 0.25, so the answer is 10.25 which is equal to Q3. So again अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि that is at least 75% of the data set having the value of 10.25 और इससे less, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि at least 25% of the students having the marks of 10.25 or more. क्लियर जी? सो बेसिकली Q1, Q2, Q3 ये जो है वो हमें पोजीशन ऑफ द डाटा के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है। सो Q1 जो है वो बेसिकली आपको 25% ऑफ द डाटा सेट के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 25th पोजीशन जो है वो डाटा सेट की कौन सी है, वो Q1 हमें इंडिकेट कर रहा होता है। और 75th पोजीशन कौन सी है? दैट इज बेसिकली Q3 इंडिकेट कर रहा होता है, बेसिकली बिकॉज Q3 मीन 3/4, क्योंकि हम अपने डेटा सेट को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। और जबकि Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होता है, दैट इज 2/4 की 50%, सो विच इज इक्वल टू मीडियन। सो जो आपका डाटा का मीडियन होगा वही आपका Q2 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिसाइल्स की बात करें तो डिसाइल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? सो डिसाइल्स में हम अपने डेटा सेट को ये डेसिमल के परस्पेक्टिव से, सो हम डेटा सेट को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो दैट मीन अगर मुझे डिसाइल्स निकालें, सो आई विल गो टू D1 D2 up to D5, so which is equal to the median, okay, and
up to D9. So जब मैं 9 portions में divide करूँगा, so it basically 9 lines लगाऊंगा, so that is basically 10 portion में हमने अपने data set को divide कर दिया. और D1 calculate कैसे करोगे? n plus 1 divided by 10 into Th value. Okay, so D2 क्या आ जाएगा? 2 into n plus 1 divided by 10 into Th value and so on. और D9 हम कैसे निकालेंगे? 9 into n plus 1 over 10 into Th value. ठीक है जी. सेम इज द केस जब हम परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो विच मीन अब हम ये परसेंटेज की पर्सपेक्टिव से, सो दैट मीन हम अपने डेटा सेट को 100 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं. सो विच मीन P1 P2 ओके अप टू P50. सो इस केस में P50 मीडियन के बराबर होगा एंड सो ऑन अप टू P99. सो दैट मीन अगर मुझे P1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? n plus 1 over 100 into Th value, right? जबकि P2 अगर मुझे निकालना, which would be equal to 2 into n plus 1 over 100 into Th value. ठीक है जी, and so on. So P99 हमारे पास क्या आ जाएगा? That is 99 into n plus 1 over 100 into Th value. क्लियर जी? सो इनको कैलकुलेट करने के तरीकेकार भी सेम होगा. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ D7, राइट? दैट इज डिसाइल 7. सो मुझे D7 निकालना, तो वो क्या आ जाएगा? 7 into n plus 1 Th value. So this is divided by 10. So n हमारे पास कितने हैं जी? 6. So 6 plus 1 is 7. So 7 multiplied by 7 is 49 divided by 10. Okay, into Th value. So that is 4.9 into Th value. So again जैसे हमने कहा कि हमने सबसे पहले डेटा को रेंज करना है. So डेटा को रेंज किया हमने, आ गया 8 9 9 9 10 11. ठीक है जी. सो अब हमारे पास क्या है? तो जो वैल्यू है दैट इज 4.9, राइट? सो अब हमने अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट मीन कि D7 की जो वैल्यू है वो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के कहीं पे दरमियान में लाई कर रही है. सो दैट इज अ फोर्थ वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट प्लस 0.9, that is a fractional part, and then next number क्या? that is a fifth value of your data set minus fourth value of your data set. Okay, so fourth value हमारे पास क्या है? which is 9 plus 0.9 और फिफ्थ वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 10 माइनस जो फोर्थ वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, राइट? सो द आंसर इज 9.9. ओके, विच इज इक्वल टू D7. सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एटलीस्ट 70% ऑफ द डेटा सेट हैविंग द वैल्यू 9.9 और लेस. मीन आप इसको बेटरली इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द मार्क्स of equal to 9.9 or less. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि at least 30% of the students having the marks 9.9 or more. Okay, so that is basically the decile 7. So similarly जो है वो अगर हम percentile निकालना चाहे, so only the difference is in the deviation. बाकी criteria जो है वो same रहेगा. ठीक है जी. So I hope कि आप लोगों को क्लियर है कि how we can calculate the quartiles, how we can calculate the deciles, and how we can calculate the measures of variations, or you can say the measures of dispersions. यहाँ पे जब हम मेजर ऑफ सेंटर की बात कर रहे थे या हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो सेंटर्ड में हम बेसिकली एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डाटा सेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे. और सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं जेनेरिकली, हम इन तमाम की तमाम एवरेजेस को सिंपल एवरेज पॉइंट कह सकते हैं. और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अपलोड किया था कि उसमें मैंने को कहा था कि एवरेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सिंगल न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए जो कि आपके इंटायर डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके. सो ये आपने मेक श्योर करना है कि दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डाटा सेट
योर एवरेज मस्ट बी द अप्रोप्रिएट एवरेज। अगर आपकी वो नंबर प्रॉपरली इंडिकेट नहीं कर रहा, सो इट मीन दैट इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, सो अब हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। सो वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज कि हमारे ओवरऑल डाटा सेट के अंदर जो है वो एक दूसरे से कितना अवे लाई कर रहे हैं। ओके, सो मीन या आप ये कह लें कि उसके अंदर कितनी स्कैटरनेस है, ये कितनी डिस्पर्शन है कि उन वैल्यूज के दरमियान। सो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रेंज। एक और चीज याद रखिएगा कि जो फर्स्ट 4 है और जो 5th है, इनको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली मेजर्स ऑफ वेरिएशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट measures of variation, और you can say measures of dispersion। और जो coefficient of variation जो CV है, इसको कहते हैं हम coefficient of variation, that is called as relative measures of variation, और you can say measures of dispersion। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जितनी भी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये आपको आपके वेरिएबल के पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये यूनिट फ्री होता है। सो इट मीन ये आपको परसेंटेज के अंदर आंसर प्रोवाइड करेगा या प्रोपोर्शन के अंदर आंसर प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन व्हिच इज रेंज। सो रेंज निकालने का तरीकाकार क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट, सो एक्सेल जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट को इंडिकेट करता है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, कि आपके डेटा सेट के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? राइट नो अगर मैं इस डेटा सेट को लूं, सो विच इज 11, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 8। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ द रेंज। ओके, रिमेंबर हमने जब हिस्टोग्राम भी बनाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, तो उस वक्त भी हमने ये रेंज कैलकुलेट किया। एक और चीज याद रखिएगा कि इस 3 को हम डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मीन इस 3 का कोई हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ओके ये 3 कितना रेंज क्या हो के हम के ये बेस्ट है। सो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी बेटर है। मीन रेंज जितना कम होगा उतना आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है, मीन उसके अंदर उतनी वेरिएशन कम है। ठीक है जी। सिमिलरली जो IQR है, जो मेजर ऑफ जो सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन या आप कह लें मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। सो IQR को हम कैसे निकालते हैं? IQR स्टैंड्स फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। ओके, सो Q3 मीन हम थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे ऑफ द डाटा, एंड देन फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डाटा कैलकुलेट करेंगे। देन थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू में से अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दें, वी विल गेट द IQR आंसर। ओके, इस चीज के अंदर देखिएगा कि जब हम बेसिकली अगर मेरे पास ये लाइन जो है वो इंटायर डाटा सेट को इंडिकेट करती है, सो अगर ये Q1 का आंसर है आपके पास, लेट्स से if this is the answer of Q1 and this is the answer of Q3, so basically जब हम IQR ले रहे हैं तो हम ये centered basically 50% of the data set ले रहे हैं। so जो Q3 से नीचे 25% of the data set है, इसको भी हम ignore कर देते हैं, और जो इसके अपर 25% of the data set है उसको भी हम basically ignore कर देते हैं। क्यों बेसिक हम इग्नोर कर रहे होते हैं इसके अंदर? क्योंकि अंदर अगर आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो हम कहते हैं कि वो रेंज को या आपकी वेरिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो IQR क्या कहते हैं कि हम उन एक्सट्रीम पॉइंट को, मीन में 25% जो डाटा लेफ्ट साइड पे है, लोअर साइड पे, और 25% अपर साइड पे है, सो बेसिकली जो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द डाटा सेट है हम उसको इग्नोर करेंगे, और हम वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओनली सेंटर्ड 50% डाटा इस्तेमाल करेंगे। जबकि रेंज के अंदर वो क्या कर रहा था? वो आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा था। सो इन बिटवीन दोज वैल्यूज क्या है? वी डोंट। ओके, लाइक जैसे 11 माइनस 8 आपके पास आंसर आ रहा है 3। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास जो है डाटा सेट फॉर एग्जांपल है 1, 8, 9, 10, ठीक है, एंड 100, राइट। सो अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा? 99। सो दैट मीन
यूजुअली मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो हमें टेंस में नजर आ रही है, लेकिन एक सडनली एक्सट्रीम वैल्यू आने की वजह से आपकी वेरिएशन वो कितनी ज्यादा शो कर रहा है। सो रेंज के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये रेंज जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ना हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कब जो है वो रेंज इस्तेमाल करना है, कब हमें IQR इस्तेमाल करना है, वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। बट पहले जो है वो हम ये डिस्कस कर लें कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस एज वेल एज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस जो है जिसको हम नॉर्मली एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो एस स्क्वायर को निकालने का फार्मूला क्या है, दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो दिस इज इक्वल टू द वेरिएंस, जिससे हम जो है वो वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सबसे पहले मुझे वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स बार निकालना पड़ेगा। सो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को जो है वो जमा करें, ठीक है, और 6 पे डिवाइड कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार। सो वो मैंने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज बेसिकली अगर हम इनको सम करें तो वो हमारे पास क्या रहा है 89। सो 89 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8.9, राइट। ओके, सो अब मुझे वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो है वो समेशन एक्स, या मैं यहाँ पे अगर वाई कह रहा हूँ तो मेरे पास एस क्या आ जाएगा जी, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मुझे क्या करना है, ईच वैल्यू में से y बार को माइनस करना है। सो 11 माइनस 8.9 2.1, 9 माइनस 8.9 0.1 एंड सो ऑन। देन हमने उसका स्क्वायर कर लेना है। सो बेसिकली इस पूरे कॉलम का हम स्क्वायर कर लेंगे, 2.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड वी विल सम दिस नंबर। सो वी विल गेट द 0.81। सो दैट मीन अपर पोर्शन आ गया, न्यूमिनेटर 0.81, और हमारे पास जो n है यहाँ पे इस केस के अंदर वो कितने 10 नंबर्स, सो डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो आफ्टर डिवीजन द 10, so whatever the answer we will get, that is basically the indicating the variance in the data set. So अगर मुझे इसी डेटा सेट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस के साथ जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सो बेसिकली जो वेरिएंस का आंसर आया, अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले दो, वो आपके पास एस का आंसर होगा, मीन वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। क्लियर? ओके, एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब वेरिएंस के अंदर हम ले रहे हैं तो हम हर डेटा सेट का मीन से माइनस करते हैं और फिर उसको स्क्वायर कर लेते हैं। सो ड्यू टू दिस स्क्वायर वेरिएंस के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर नहीं देता, बल्कि यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेरिएबल केजी है तो ये आपको वेरिएशन केजीज में नहीं बताएगा, बल्कि केजी स्क्वायर में आंसर बताएगा, राइट। अगर प्राइस में वेरिएबल है तो वो प्राइस स्क्वायर के अंदर वेरिएशन इंडिकेट कर रहा होता है। बट इफ यू वांट कि आपको वेरिएशन जो है वो आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर चाहिए, सो देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है, सो इट मीन अगर एक्चुअल यूनिट केजी है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन केजीज में ही आंसर प्रोवाइड करेगा। सेम इज द केस फॉर रेंज एंड IQR, वो भी आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर ही जो है वो आंसर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो अभी हमने 4 मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी है, सो किस सिचुएशन में हमने रेंज इस्तेमाल करनी है, किस सिचुएशन में हमने IQR इस्तेमाल करनी है। एंड मेक श्योर कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑलवेज प्रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि वेरिएंस एक्चुअल यूनिट में आंसर नहीं प्रोवाइड करता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो आपको यूनिट स्क्वायर में आंसर प्रोवाइड करता है। सो जैसे हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास जो डेटा सेट है वो सिमेट्रिकल है, ओके, मसलन आपने हिस्टोग्राम बनाया और आपका डेटा सेट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो हमने कहा था ऐसी सिचुएशन में जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है दैट वाज मीन। ठीक है, सो इस केस में जो बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन है, मीन जो इंडिकेट कर रहा है वेरिएशन को, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर आपका डेटा सेट सिमेट्रिकल है
तो सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा कैलकुलेट करने के लिए आपने मीन को इस्तेमाल करना है और वेरिएशन इन द डाटा सेट को इस्तेमाल करने के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करना है। ओके, और अगर आपका डाटा सेट जब स्क्यूड आ जाए, लाइक वो पॉजिटिव स्क्यूड हो या वो नेगेटिव स्क्यूड हो, ओके, सो इस केस के अंदर जो अपने सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मेजर इस्तेमाल करना है, जो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए, विच इज मीडियन, ओके, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, जो वेरिएशन के लिए मेथड इस्तेमाल करना है, विच इज IQR, दैट इज इंटर क्वार्टर रेंज। रीजन क्या वो भी अभी आपको एक्सप्लेन कर। ओके, अगर आपके पास बाय मॉडल आ जाए तो आपने पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकालने के लिए मॉड इज द मोर अप्रोप्रिएट वन और वेरिएशन निकालने के लिए रेंज इज द मोर अप्रोप्रिएट वन। ओके, बट अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, ज्यादातर वहां पे आपका जो सामना आ रहा होगा वो इस तरह की शेप और इस तरह की शेप से ज्यादा आपका सामना आ रहा होगा मोस्टली। ठीक है, ओके, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि हम इस केस के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्यों इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मीन जो है वो एक मैथमेटिकल एवरेज है जो कि इंटायर डाटा सेट को इस्तेमाल करती है। एंड ऑब्वियसली बेटर चॉइस भी क्या होती है कि अगर आप किसी डाटा सेट की वेरिएशन को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप तमाम के तमाम डाटा सेट को इनकॉर्पोरेट करो अपने उस मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे मेजर्स हैं जो कि आपके इंटायर डाटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो उसके अंदर मीन शामिल है। ओके, सो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। और हमें साथ में ये भी पता है कि अगर डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो मीन उससे अफेक्ट होता है। सो सेम इज द केस फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज द वेरिएंस, कि अगर डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर उससे अफेक्ट होता है। सो दैट्स व्हाई we prefer the mean and the standard deviation if the data is symmetrical curve, because आपके डाटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते जनरली स्पीकिंग, तो और वो मीन के जितना करीब हो रहे। और अगर आपके पास स्क्यूड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ये वाली जो टेल है और ये वाली जो टेल है वो आपके इंडिकेट कर रही है कि काफी ज्यादा जो डाटा सेट है वो इन टेल्स के अंदर लायक है। सो बेसिकली इंडिकेशन कि आपके जो है वो या लेफ्ट टेल की तरफ जो है वो आउट कह लें कि ज्यादातर वैल्यूज लाइक करिए या लेफ्ट टेल की तरफ। ठीक है, सो विच मीन कि एक्सट्रीम पॉइंट्स में भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जैसे हमने मीडियन में कहा था कि आपने अगर इन डाटा पॉइंट्स को इग्नोर करना है और आप एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा जो है वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, देन गो फॉर द मीडियन। ओके, और साथ ही जो है वो IQR के है कि वो क्योंकि आपके एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द 50% डाटा इस्तेमाल करता है। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड ड्यू टू द Q1 और Q3 हम इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से आप मीडियन और IQR को प्रेफर करें। क्लियर है जी? आई होप